हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेंटिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने ये पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। इसमें मैंने एक बैटलफील्ड का वातावरण क्रिएट किया है। हमारी भारतीय सेना शत्रुओं के ऊपर आक्रमण कर रही है। इसमें मैंने हेलीकॉप्टर, फौज और पेटेंट टैंक, काफ़ी सारे एलिमेंट्स डाले हैं। इसको कंपोज करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं पूरा वो माहौल पेंट करना चाहता था जो एक्चुअली बैटलफील्ड पे रहता है। इस पेंटिंग को मैंने 36 बाय 24 के कैनवास बोर्ड पे पेंट किया है। हमारी भारतीय सेना के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। आज़ादी के बाद से अब तक उन्होंने न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और हमें जीत दिलाई है। उन्होंने आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से हमेशा हमारी रक्षा की है। हमेशा हमेशा अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे को जीत दिलाई है। ये जज्बा जो उनके अंदर है वो सैल्यूट के लायक ही है। आप सब भी ये पेंटिंग मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। बहुत आसान पेंटिंग है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। जय हिंद। सबसे पहले हम स्केचिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने रेफरेंस फ़ोटो लिया है। तो मैंने कंपोजिशन 2 रेफरेंस फ़ोटोज़ लेकर किया है। एक फ़ोटो में टैंक है और कुछ सैनिक दौड़ते हुए आ रहे हैं, हाथों में उनके शस्त्र हैं। तो हम इस कैनवास को, जो कि 36 इंच बाय 24 इंच का है, 2-2 इंच के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया है। और जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको देखकर मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। ये इस तरह की पेंटिंग मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, जिसमें मैं किसी भी सेना के जो एलिमेंट्स हैं वो पेंट करूँगा। इसमें टैंक है, हेलीकॉप्टर है, सैनिक है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो सर्वोच्च कमान होती है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, और राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हमारे कैबिनेट में रक्षा मंत्री होते हैं, जो इस समय राजनाथ सिंह हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं, इनके तीन प्रमुख होते हैं। एक भारतीय थल सेना, जो कि इंडियन आर्मी है। एक भारतीय वायुसेना, जो कि एयरफोर्स होती है। और एक भारतीय नौसेना, जो कि नेवी है। इन तीनों के प्रमुख होते हैं जो इसका संचालन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्केच करीबन बनता जा रहा है। काफ़ी सारे सैनिक मैंने एक एक करके स्केच किए हैं। भारतीय सेना, जो इंडियन आर्मी थल सेना होता है, उसका गठन अप्रैल 1895 में हुआ था, करीबन 125 साल पहले। इसकी विशालता आप देख सकते हैं। इसमें करीबन 12 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं और 9 लाख रिजर्व कार्मिक हैं, और करीबन 136 विमान हैं भारतीय थल सेना के अंदर। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अभी हाल के जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। भारतीय थल सेना ने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें प्रथम कश्मीर युद्ध, जो कि 1947 में हुआ था। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी उन्होंने योगदान दिया। हैदराबाद के विलय के समय भी भारतीय थल सेना ने सहयोग किया था। गोवा और दमन दीव का जो विलय हुआ है 1961 में, उनका योगदान है। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, उसमें भी थल सेना ने काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो कि 1962 में हुआ था। द्वितीय कश्मीर युद्ध 1965 में,
और फिर कई सारी उपद्रव विरोधी गतिविधियां जो हिंदुस्तान में हुई, कारगिल का युद्ध, बहुत बहुत बड़ा योगदान है। अभी हाल ही में चाइना के साथ भी उनकी झड़प हुई है। हमारा स्केच कंप्लीट हो गया है। अब हम पेंटिंग करेंगे। इसके लिए मैं टाइटेनियम वाइट, बर्न अम्बर, कोबाल्ट ब्लू, पर्शियन ब्लू, ऑलिव ग्रीन, सैप ग्रीन, येलो ऑर्कर, ऑरेंज यूज़ करूँगा। और ब्रशेज जो है 1 इंच का फ्लैट ब्रश, 0 नंबर का राउंड ब्रश, 1 इंच का लाइनर ब्रश और कुछ फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम जो है कोबाल्ट ब्लू, पर्शियन ब्लू और बर्न अम्बर को मिक्स करके एक ग्रे टोन, जो ब्लू ग्रे टोन है, उसके साथ मैं स्काई पेंट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं। और उसके लिए मैं क्रिस क्रॉस स्ट्रोक कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेरिएशन रख रहा हूँ, कुछ बीच में वाइट मिक्स कर रहा हूँ, जिससे एक एक जीवन टेक्सचर आएगा स्काई में। और जो ग्रे टोन है वो थोड़ी सी मैं डल रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जो एटमॉस्फेयर है या वातावरण एक बैटल फील्ड का बनाना चाहता हूँ। जो धूल उड़ती है, थोड़ा सा डस्की टाइप का इफ़ेक्ट होता है। और जो फर्स्ट कोट है ग्राउंड के लिए, येलो आकर मैं थोड़ा बर्न नंबर मिक्स करके कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, पहला कोट है। इसके बाद मैं 1-2 कोट और करूँगा। इस बार मैं एक्रेलिक कलर के साथ ब्लॉक नहीं कर रहा। इस बार मैं पूरा ऑयल के साथ ही ब्लॉक कर रहा हूँ फर्स्ट लेयर। तो अभी तक हमने कोबाल्ट ब्लू, पर्शियन ब्लू, बर्न अम्बर और येलो आकर ये कलर्स यूज़ किए हैं ज़मीन और आकाश को कोट करने के लिए। जब ये ज़मीन के ऊपर मैं कोट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स मार रहा हूँ। और जो आकाश के लिए स्ट्रोक्स यूज़ किए थे वो क्रिस क्रॉस थे। अब मैं सेकंड कोट कर रहा हूँ आकाश में, जो इसमें थोड़ा सा मैं वाइट मिक्स कर रहा हूँ, जैसे बादल, डस्ट, इसका मिक्सचर। और थोड़ा सा उसमें मैंने बीच में वायलेट भी मिक्स किया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना अक्टूबर 1932 में हुई थी, करीबन 87 साल पहले। इसकी भूमिका जो है हवाई युद्ध करने की होती है। इसकी जो है 1,40,000 के आसपास इसमें सक्रिय सैनिक हैं और लगभग 2,000 के आसपास विमान हैं। वायुसेना अध्यक्ष जो अभी हाल के हैं वो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। अब मैं हेलीकॉप्टर को पेंट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक मिलिट्री ग्रीन कलर बनाया, जिसमें येलो आकर और ऑलिव ग्रीन को मिक्स किया है। और थोड़ा सा मैं डार्क ग्रीन भी यूज़ करूँगा। और जो डार्किश टोन है उसके लिए मैं पर्शियन ब्लू यूज़ करूँगा। बहुत ज़्यादा उसको क्लियर या डार्क नहीं करना है, क्योंकि हमें ये हेलीकॉप्टर काफ़ी पीछे उड़ता हुआ दिखाना है। अगर हम जितना इसको क्लियर पेंट करेंगे तो वो काफ़ी आगे आ जाएगा। और वो जो हम इफ़ेक्ट लाना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर काफ़ी पीछे है और वो सपोर्ट में है, तो वो फीलिंग लाने के लिए मैं कलर्स को थोड़ा सा डल रखूँगा। और इसके लिए मैंने येलो आकर, पर्शियन ब्लू, ऑलिव ग्रीन और ग्रीन कलर यूज़ किए हैं। 0.0 के ब्रश के साथ डिटेलिंग कर रहा हूँ। वायुसेना का जो है अभी तक काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे हैं। उसमें उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था 1939 से 1945 के बीच में।
आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में 1947 और 1950 में भी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। कॉन्गो युद्ध, गोवा मुक्ति संग्राम जो है 1960 और 1961, उसमें उनका योगदान रहा है। सीमा विवाद व वायुसेना में जो बदलाव हुए 1962 से 1971 में हुए। बांग्लादेश मुक्ति में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है 1971 में। कारगिल के युद्ध के समय और उसके पहले की गतिविधियों में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अब मैं टैंक को पेंट कर रहा हूँ, इसके लिए भी ग्रीनिश ही टोन है, ऑलिव ग्रीन, सैप ग्रीन। हाइलाइट्स के लिए डार्क करने के लिए पर्शियन ब्लू, थोड़ा वाइट है, येलो ऑकर है। यही 3-4 कलर मिक्स करके अलग अलग शेड्स में बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और एक इफ़ेक्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ टैंक का। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे ये पेंट करने के लिए। पता नहीं, मुझे बचपन से ही टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स और गन्स, इसका बड़ा ही इंटरेस्ट है। मैं बचपन में जो परेड देखता था या जहाँ भी मेरे को मौका मिलता था इन सब चीज़ों को देखने का, मैं ज़रूर देखता था, कभी भी मिस नहीं करता था। टीवी के ऊपर है या कहीं जाकर बाहर, मैंने काफ़ी सारे शोज़ देखे हैं इस तरह के। तो मुझे एक अजीब सा लगाव है जब भी मैं इस तरह की चीज़ें देखता हूँ, मुझे एक अलग फीलिंग आती है। म्यूज़ियम्स वगैरह में भी जाके मैंने काफ़ी देखा है। भारतीय थल सेना और वायुसेना के बाद हमारा तीसरा बड़ा विभाग है भारतीय जल सेना, इंडियन नेवी। ये आप जानते ही है कि इंडियन नेवी का योगदान हमारे सीमाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत अहम है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको नेवी का एक बहुत बड़ा एक योगदान है। इसकी स्थापना 1612 में 407 साल पहले हुई थी, और ये शिवाजी महाराज के टाइम पे इसका गठन हुआ था। इसीलिए शिवाजी महाराज को इसका जनक बोलते हैं नौसेना का। इसमें करीबन 70,000 के आसपास कर्मचारी और सैनिक हैं, और इसका जो वर्षगांठ है हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नेवी का योगदान हमारा, जैसे कि मैंने बोला, एज ए गार्ड या रक्षक के रूप में बहुत होता है। विभाजन की शर्तों के अनुसार जब हमारा विभाजन हुआ तो 1/3 सेना पाकिस्तान को चली गई थी। कुछ अतिशय महत्वपूर्ण नौसैनिक संस्थान भी पाकिस्तान के हो गए थे तब। उसके बाद हमारे नौसेना का विस्तार हुआ। इसके बाद हमने काफ़ी बड़े बड़े ध्वंसक राजपूत, राणा, रणजीत, गोदावरी, गंगा, गोमती आदि खरीदे थे। इसके बाद हमने 8,000 टन का क्रूज़र भी खरीदा था। इसका नामकरण मैसूर हुआ था।
आप देख सकते हैं थोड़ा शेप में आ गया है टैंक, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है उसको देखकर पेंट करते हुए, क्योंकि मुझे इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट आएगा ये लगा नहीं था। बट मैं बहुत खुश हूँ अभी तक जो भी मैंने पेंट किया है यहाँ पर। आई एम श्योर आपको भी पसंद आ रहा होगा। कलर्स आप देखिए कितने रियलिस्टिक आ रहे हैं। मिलिट्री ग्रीन कलर, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन कलर है, थोड़ा येलो ऑकर है, वाइट है। इन सब के जो हाइलाइट्स और जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है टैंक को काफ़ी रियलिस्टिक बना रहा है। अभी ये मेरा टैंक के ऊपर फर्स्ट कोट है, और इसके बाद मैं एक कोट और करूँगा तो तब और रिफाइन होगी ये पेंटिंग। अभी हमारा स्काई कंप्लीट हुआ है, टैंक कुछ हद तक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद मैं जो सैनिक हैं उनके ऊपर काम करूँगा जो दौड़ते हुए आ रहे हैं, और फिर जो मेन लीड हैं कमांडर उनको पेंट करूँगा। और इस तरह से पेंट करूँगा कि टैंक और जो भागते हुए सैनिक है उसका मिडिल टोन रहेगा, वो पेंटिंग के बीच में दिखेंगे, और जो आगे वाले कमांडर हैं उसके ऊपर मैं डिटेलिंग बड़े शार्प कलर्स के साथ करूँगा, तो वो बहुत पास में नज़दीक में दिखाई देंगे, और टैंक और बाकी के सैनिक थोड़े पीछे दिखाई देंगे। तो इसी इफ़ेक्ट को लाने के लिए मैं टैंक और बाकी सैनिकों को एक डल या मिडिल टोन में रख रहा हूँ। इन तीन जो सेनाएं हैं, भारतीय थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इसके अलावा हमारा एक और विभाग होता है, उसको नाभिकीय कमान प्राधिकरण बोलते हैं, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA। यहाँ पर भारत के परमाणु हथियारों का कमान या कंट्रोल किया जाता है। तो जब युद्ध होगा या होता है तब हम थल सेना का प्रयोग करते हैं, वायु सेना का प्रयोग करते हैं, जल सेना का प्रयोग करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर जो परमाणु शक्ति है उसका भी प्रयोग किया जाएगा। हमारे जो सेना है उनको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे और इंटरनल डिपार्टमेंट्स या एंटिटीज़ हैं, जिसमें एक DRDO है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारतीय आयुध निर्माण ये है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। तो इस तरह के जो सपोर्ट फंक्शंस हैं वो काफ़ी हैं। कुछ फंक्शन इसलिए हैं क्योंकि जब हमारी सेना लड़ रही होती तो उनके पास जो रसद है, सामान है, वो उसकी आपूर्ति करना, एरोनॉटिक्स नए नए यान बनाना, उसका मेंटेनेंस करना, मतलब जो लड़ाई है उसके अलावा भी उसको चलाने के लिए बहुत सारा सपोर्ट, ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, जिसको NDA के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर हम अपने सेकंड लेफ्टिनेंट्स और इन सब की ट्रेनिंग करते हैं। कैडेट्स की काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है। कुछ बाहर से भी, विदेश से भी आते हैं इसमें ट्रेन होने के लिए ट्रूप्स।
अब देखिए सैनिक का जो कलर होता है कपड़ों का, उसमें मैंने येलो ऑर्कर यूज़ किया है, ऑलिव ग्रीन यूज़ किया है, कहीं कहीं मैंने थोड़ा सा बर्न अम्बर यूज़ किया है, और जो उनका जो गन है उसके लिए मैंने बर्न अम्बर और पर्शियन ब्लू यूज़ किया। उसके ऊपर मैं वाइट के साथ हाइलाइट्स करूँगा। हमारे बॉलीवुड में भी काफ़ी मूवीज़ आई हैं। उनमें से मुझे कुछ मूवीज़ बहुत पसंद आती है। एक हकीकत करके मूवी थी जिसमें चाइना वॉर के बारे में दिखाया गया था, और उसका एक गाना था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभी भी जब गाना वो सुनते हैं तो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही इम्पैक्टफुल, और उसमें बताया गया था किस तरह से हमने वो लड़ाई लड़ी थी। फिर उसके बाद एक मूवी आई थी बॉर्डर, बहुत अच्छी मूवी थी, पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी। उसके भी जो कुछ गीत थे बहुत ही उम्दा थे। तो इस तरह की जो मूवीज़ आती है या प्रोग्राम्स आते हैं, बचपन में मुझे याद है कहाँ गए वो लोग, और एक दो और सीरियल्स आते थे जिसमें परमवीर चक्र करके एक सीरियल आता था, जिसमें हर एपिसोड में जिन्होंने परमवीर चक्र जीते थे उनके बारे में बताया जाता था, और बड़ा ही एक जो फीलिंग आता है वो आज तक उसका कोई तोल नहीं है देखने के बाद। और आप तो जानते ही हैं कि जिस तरह से हमारे सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्सेस आतंकवादियों से कश्मीर घाटी में और दूसरे क्षेत्रों में इंडिया के हमारी रक्षा करते हैं, उनसे लड़ते हैं, और उसमें आए दिन काफ़ी सैनिक और सैनिक अधिकारी शहीद हो जाते हैं। क्या हम उनकी फैमिलीज़ को और उनके बाद रह गए जो उनके डिपेंडेंट हैं उनको उतनी मदद कर पाते हैं या पता नहीं, पर जो जुनून और जज्बा उनमें रहता है अपने देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने का, वो किसी शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते हैं हम। तो जो परमवीर चक्र अभी तक मिले हैं वो मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 में उनको मिला था मरणोपरांत। लांस नायक करम सिंह उनको 1948 में मिला था। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे इनको मिला था 1948 में। फिर पहली बटालियन के नायक यदुनाथ सिंह इनको 1948 में मिला। हवलदार मेजर पीरू सिंह इनको भी 1948 में मिला था। फिर कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया इनको 1961 में मिला। मेजर धन सिंह थापा इनको 1962 में मिला। सूबेदार जोगिंदर सिंह इनको भी 1962 में मिला। मेजर शैतान सिंह इनको 1962 में मिला। फिर हवलदार अब्दुल हमीद इनको 1965 में मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल आदिर शेर तारापुर इनको 1965 में मिला। अल्बर्ट एक्का को 1971 में मिला। निर्मलजीत सिंह इनको भी 1971 में मिला। अरुण क्षेत्रपाल इनको 1971 में मिला। होशियार सिंह इनको भी 1971 में मिला। सूबेदार बन्ना सिंह इनको 1987 में मिला। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन इनको भी 1987 में मिला। और फिर मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार, विक्रम बत्रा इन सबको 1999 में परमवीर चक्र मिला। अब मैं जो मेन हमारे लीड हैं
जो कि फ्रंट में है एकदम, उनको पेंट कर रहा हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा डार्कर टोन्स लिए हैं, क्योंकि उनको मुझे काफ़ी करीब दिखाना है और काफ़ी डिटेलिंग करूँगा इसमें मैं। उनकी आईज़ और उनके जो जो उनका ड्रेस है, यूनिफॉर्म, उसमें भी काफ़ी डिटेलिंग करूँगा। और जो उनकी गन है, जितना आप डिटेलिंग करेंगे, जितना डार्कर टोन यूज़ करेंगे, उतना वो फिगर आपके पास आएगा। और जो पीछे टैंक है और जो बाकी सैनिक हैं वो दूर दिखाई देंगे। तो हमारा जो गोल्डन पॉइंट है इस पेंटिंग का, वो ये लीड है जो एकदम सामने है। पहले आप जब पेंटिंग देखेंगे तो आपकी नज़र इसके ऊपर ही जाएगी, और फिर जो है दूसरी जगह आप देखेंगे। हमारी जो रेजिमेंट्स हैं वो भी काफ़ी सारी रेजिमेंट्स हैं, जिसमें गार्ड ब्रिगेड है एक रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट है, मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट है, द ग्रेनेडियर रेजिमेंट है, मराठा लाइट इन्फेंट्री है, राजपूताना राइफल्स हैं, राजपूताना रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री, डोगरा रेजिमेंट है, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर राइफल्स, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, नागा रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स, 3 गोरखा राइफल्स, 4 गोरखा राइफल्स, 5 गोरखा राइफल्स, 8 गोरखा राइफल्स, 9 गोरखा राइफल्स, 11 गोरखा राइफल्स, लद्दाख स्काउट्स, राष्ट्रीय राइफल्स, अरुणाचल स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स, ये सब हमारी रेजिमेंट्स हैं। और जो मैंने जिस तरह से बोला उनके नाम, वो उनकी वरीयता के हिसाब से बोला, कब कब उनका गठन हुआ। तो गार्ड ब्रिगेड का सन 1949 में गठन हुआ, और जो सबसे आखिरी में मैं बोला था सिक्किम स्काउट्स का 2013 में गठन हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर या ग्रीन टोन में कॉस्ट्यूम के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, और उसका कंपैरिजन आप पीछे वाले सैनिकों के कॉस्ट्यूम से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफ़ी डार्कर टोन यूज़ कर रहा हूँ।
आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा इंडियन आर्मी के बारे में। द इंडियन आर्मी जो है इट कंट्रोल्स द हाईएस्ट बैटलफील्ड, जो सबसे ऊपर की बैटलफील्ड है इन द वर्ल्ड, वो सियाचिन ग्लेशियर बैटलफील्ड है, जो कि 5000 मीटर्स ऊपर है सी लेवल से। और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण रहता है, बहुत ही ठंडा होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। वहाँ हमारे सैनिक रात दिन पहरा देते हैं और बॉर्डर पे जो भी दुश्मन आता है उनसे मुकाबला करते हैं। बहुत ही टफ कंडीशंस होती हैं वो। क्योंकि एक बेली ब्रिज है जो जिसका एल्टीट्यूड सबसे हाईएस्ट है, उस ब्रिज का निर्माण हमारी इंडियन आर्मी ने किया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने के लिए। हमारे पास एक हॉर्स कैवलरी है रेजिमेंट, जो कि विश्व में सिर्फ 3 ही रह गई है, उनमें से एक हमारी है। आप देख सकते हैं फेस के ऊपर भी एक एक्सप्रेशन आ गया है, और काफ़ी डिटेल मैंने कर रहा हूँ, आगे भी कर रहा हूँ, हाइलाइट्स कर रहा हूँ वाइट के साथ, और शूज़ के ऊपर उनका काम बचा भी। भारतीय सेना का एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है या जानने लायक चीज़ है कि हमने कभी भी इनिशिएट नहीं किया है कोई भी युद्ध या अटैक। ओके, तो ये बहुत बड़ा एक वो है, जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उनको परास्त करते हैं, पर हमने कभी भी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। इंडिया चौथे नंबर पे आता है ग्लोबल फायर पावर के मामले में। इसके पहले यूएस, रशिया और चाइना है, और फिर चौथा नंबर हमारा इंडियन आर्मी का है। हमारे पास अग्नि और पृथ्वी, ये मोस्ट एक्यूरेट न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि एक अपने आप में अचीवमेंट है। हमारा इंडियन आर्मी का एक आउटस्टेशन बेस भी है तजाकिस्तान में, जहाँ से हमारे फ्लाइट्स अटैक कर सकते हैं, उनका बेस वहाँ है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आपको देना चाहता था, और मैं और भी डिटेलिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं धीरे धीरे उनका जो पैड्स हैं, पैर के ऊपर जो गार्ड्स हैं, और कलर्स इस पूरे फिगर को पेंट करने के लिए मैंने ऑलिव ग्रीन, येलो ऑकर, पर्शियन ब्लू, वाइट यूज़ किया है, और फेस के लिए मैं येलो ऑकर और ऑरेंज यूज़ करूँगा और किया है, और उसमें थोड़ा सा वाइट। जो पैरों की पोजीशन आप देख रहे हैं, वो जो मूवमेंट होता है, वो एक लाने की कोशिश की है। जब हम स्लोली टारगेट की तरफ बढ़ते हैं हमारे जवान, बिना आवाज़ किए हुए, और एक निशाना उन्होंने लगा रखा है अपने गन के साथ। तो ये बहुत ही एक देखिए, आप पूरा जो फिगर है उसका जो मूवमेंट है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि वो स्लोली अपने टारगेट को ऑब्जर्व करते हुए
मूवमेंट कर रहे हैं आगे की तरफ, और उनका मूवमेंट बाकी जो आने वाली सेना है पीछे से उनको भी गाइड कर रहा है कि हाँ अभी सब क्लियर है और वो धीरे धीरे मूव कर सकते हैं आगे की तरफ। तो यही मैं इस पेंटिंग में दिखाना चाहता था। अब मैं थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर डिटेलिंग करूँगा। उसके लिए मैंने पर्शियन ब्लू बर नंबर के साथ फैन ब्रश में कलर लेके थोड़ा सा जो बैटल फील्ड होता है वो रफ होता है और काफ़ी उसमें स्मूथनेस नहीं होती है, बंजर होता है, वही फीलिंग के लिए मैं इस तरह से पेंट कर रहा हूँ। अब जो डिटेलिंग है मैं इस कलर्स यूज़ करूँगा वो है बर नंबर, येलो, आकर, ऑरेंज और थोड़ा सा ग्रीन और वाइट, यही सब मैं यूज़ करूँगा। अब स्टोन्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसके लिए मैं पेंटिंग नाइफ को यूज़ करूँगा। मुझे बचपन से अभी तक काफ़ी सारे राष्ट्रीय गीत सुनते आए हैं या मतलब देश प्रेम के गाने, उनमें से कुछ बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक तो मैंने जैसे पहले बताया, कर चले हम फिदा, जान वतन साथियों, ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। काफ़ी देशभक्ति। अभी हाल ही में रहमान साहब ने कुछ साल पहले माँ तुझे सलाम बनाया, बहुत ही इम्पैक्टफुल गीत है वो, और उसका कंपोजिशन भी अच्छा है, उसका पिच बहुत हाई है, और जब आप सुनते हैं इस तरह के गीत तो आपके अंदर जो एक भावना या जज्बा उत्पन्न होता है वो अतुलनीय होता है। अब मैंने जैसे पहले बताया था, टैंक के ऊपर फिर से एक बार थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे जितनी आप डिटेलिंग करेंगे उतना वो टैंक आगे आएगा, और मुझे टैंक और जो आगे वाले लीड जो कमांडर हैं उनमें डिस्टेंस रखना है। आप देख सकते हैं जो बाकी सैनिक हैं उनकी जो हाइट है वो कम दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वो दूर है। तो यही पर्सपेक्टिव रहता है। डिस्टेंस के साथ कलर भी धूमिल होते हैं और हाइट भी कम दिखती है, वर्सेस जो पास में हैं उसके कलर्स आप देखिए और पीछे वाले सैनिकों के कलर, आपको काफ़ी क्लियर समझ में आएगा कि जो टोन है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है किसी पेंटिंग में। आपको अगर डेप्थ दिखानी हो तो बहुत सारे देशों में जब सैनिक या ऑफिसर्स एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या मार्केट में वर्दी में अगर वो दिखाई देते हैं तो वहाँ पर जो खड़ी हुई पब्लिक होती है वो उनको बाकायदा सैल्यूट करती है खड़े होकर। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मैं यूएस में ट्रैवल कर रहा था। तो एयरपोर्ट पे कुछ सैनिक अपने कॉस्ट्यूम में वहाँ से निकले तो बाकी जितने भी लोग एयरपोर्ट पे थे पैसेंजर बाकायदा खड़े हुए और उनको सैल्यूट किया। इस तरह की जो रिस्पेक्ट है, अभी इंडिया में भी काफ़ी अवेयरनेस आ गया है, काफ़ी रिस्पेक्ट पैदा हो गया है, क्योंकि वो होना चाहिए, उनको एक स्पेशल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जिस तरह से वो सेक्रीफाइसेस करते हैं अपनी फैमिली को यहाँ छोड़कर फ्रंट के ऊपर, अपनी जान की परवाह न करते हुए लड़ाई करते हैं और हमें बचाते हैं। कम से कम अगली बार आप जब किसी सैनिक को या किसी भी आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स के ऑफिसर को देखें तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे
खड़े होकर एक सैल्यूट ज़रूर कीजिएगा। टैंक के ऊपर भी काफ़ी क्लियरिटी आ गई है और एक जो डिटेलिंग मेरे को जितनी ज़रूरत है उतनी की है। अब मैं जो ज़मीन है उसको थोड़ा सा, जो शेड्स हैं उसको रिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी पेंटिंग लगभग तैयार हो गई है और अभी आप देख सकते हैं जो एक आपस में इन सब एलिमेंट्स का, जो सैनिक है, टैंक है, दूसरा एक टैंक आ रहा है, ऊपर हेलीकॉप्टर है, एक रिलेशन और रिदम बन गया है। तो ये ओवरऑल आप जब पेंटिंग देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एकदम से आप बैटल फील्ड में हैं और वो ही इफ़ेक्ट लाने के लिए या वही एक वातावरण क्रिएट करने के लिए मैंने इस तरह का कंपोजिशन किया है। आप देख सकते हैं जो कलर्स हैं बैकग्राउंड का, बैटल फील्ड का, ज़मीन का, और फिर जिस तरह के उनके क्लॉथ्स हैं वो। अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं जो हमारा तिरंगा है वो टैंक के ऊपर एक एज ए स्टिकर लगा रहा हूँ। जब मैं पेंट कर रहा हूँ तो मेरे अंदर जो एक फीलिंग है तिरंगे को लेकर, और एक छोटा सा तिरंगा मैं जो कमांडर हैं हमारे, उनके हेड के ऊपर या हेलमेट के ऊपर भी बना रहा हूँ। तो आप मानेंगे नहीं, मुझे जो पेंट कर रहा हूँ ये काफ़ी सेटिस्फेक्शन और एक अजीब सा फीलिंग आ रहा है और मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए। बाकी में जो तिरंगे में हमारे पावर है और जिस तरह से हम लोग और ये सब सशस्त्र सेनाएं इस तिरंगे की रक्षा करती है, सम्मान की रक्षा करती है, बहुत ही अलग अनुभूति होती है जिसका वर्णन मैं तो कम से कम शब्दों में नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मैंने कलर्स यूज़ किए हैं उसी फीलिंग को शेयर करने के लिए। तो आप इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, किस तरह से हम कंपोज कर सकते हैं, किस तरह से हम कलरिंग कर सकते हैं और कौन कौन से कलर से किस तरह का इफ़ेक्ट हम पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर वीक में एक वीडियो डालता हूँ। और भी सारे वीडियोस हैं जो मैंने अभी तक पोस्ट किए हैं, उनको आप ज़रूर देखिए और मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स और फीडबैक दीजिए। आपको मेरे वीडियोस किस तरह से अच्छे लगते हैं और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ज़रूर प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच।
वंदे मातरम।